मैंने देखा भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज की बातचीत शुरू करूं उससे पहले कोई बात कहना चाहता हूं। दरअसल मैं 5 सवाल आपसे आज आपके सामने रखूंगा। ये 5 सवाल देश के कोने कोने से हैं, बड़े लाजमी सवाल हैं और इस वक्त पूछे जा रहे हैं। भैया जी कहीं में आज क्योंकि अब आप सामने होते नहीं हैं, सवाल आपके मेरे सामने आते हैं, तो वो 5 सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। और ये 5 सवाल दरअसल वो हैं जो देश के कोने कोने से आवाजें आई हैं उनको। पहला जो सवाल है वो जयपुर से आता है, ठेले पर जिंदगी। आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल से क्या निकला मैं उसके बाद आता हूं। ठेले पर जिंदगी। जयपुर में सब्जी बेचने वाले ये परिवार अब यूपी में अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। 40 दिन इंतजार के बाद अब पेट की आग बेकाबू हो चुकी है और सब्र का पैमाना लबरेज। खाने के लिए कोई राशन नहीं था, कोई पता नहीं था। मकान मालिक किराया मांगता, कहाँ से देते। 4 पहियों पर यूं जिंदगी को ढोना आसान नहीं है। 2 दिन में 80 किलोमीटर का सफर ही पूरा हुआ है और अभी 300 किलोमीटर और चलना है। तो सवाल यह है कि जब ऐसे ही लोगों को उनके घर पहुंचने के लिए बसों और ट्रेनों को चलाया जा रहा है तो आखिर ये पैदल क्यों चल रहे हैं? तो सवाल यह है कि इन तक जानकारी नहीं पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है और इन्हें घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जनाब सवाल देखते रहिएगा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये जहां पे रुके हुए थे ये झुंझलाहट बढ़ती गई और जब बढ़ गई ज्यादा तो हाथ में पत्थर आ गए और लोगों ने इस झुंझलाहट को दर्शा दिया सूरत पे। लॉकडाउन में एक साथ जाती इस भीड़ को देखिए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सूरत में फंसे प्रवासी मजदूरों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो सड़कों पर उतर आए, पुलिस पर पत्थर फेंके और हंगामा किया। मेरे बच्चे को अभी नहीं ऐसे कर सकते हैं सर, आप जो सजा दीजिए हमको दे दीजिए सर, मेरे बच्चे छोड़ दीजिए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी भीड़ एक साथ अचानक बेकाबू हो जाती है या फिर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसी ने इनको भड़काया? मैंने आपसे कहा कि आप सवाल नोट करते रहिएगा क्योंकि बहस में ये मुद्दे काम आएंगे। ये आपके सवाल हैं, दरअसल आप हमारे सामने आसपास नहीं होते, लेकिन आपके तमाम सवाल मेरे पास पहुंचते रहते हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है ममता नेगी ने मुझे ऋषिकेश में कहा है कि उनके मकान मालिक उनसे पैसे मांग रहा है, पैसे देने के लिए नहीं है। जी ये सवाल मेरे पास है, मैं इसको रखूंगा। आज की बहस का ये बेहद मुद्दा होगा कि आखिर कैसे इससे निपटा जाए। तीसरा जो अहम है वो ये, जिंदगी और मौत का खेल तो चल ही रहा था, इसमें हुआ ये कि शराब पता नहीं कहां से आ गई और नशा आखिरकार जीत गया। जैसे ही लॉकडाउन में कुछ ढील मिली, शराब के ठेकों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। दिल्ली के चंद्रनगर में बनी शराब की दुकान में इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। अगर समझ सकती अभी भी 20-25 दिन और रह जाती तो इतने माहौल ना बिगड़ते। अब कुछ व्यापारी संगठन ये कह रहे हैं कि उन्हें भी अपनी दुकानें खोलने की छूट मिलनी चाहिए। शराब की दुकानें देश के विभिन्न राज्यों में खुली हैं, तो फिर व्यापारियों की दुकानों को भी सरकार को, राज्य सरकारों को खोल देना चाहिए। सवाल ये है कि क्या महामारी पर शराब भारी है? बात अगर राजस्व की है तो क्या शराब की दुकानों को खोलने का कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता? इधर लक्ष्मी नगर पे हाँ सवाल यही है शराब की दुकानें खोलने के बारे में, लेकिन इधर एक सवाल ये था कि अगर यहाँ दुकानें दिल्ली के बाहर की शराब की दुकानों के बाहर लाइन लगी थी तो वहाँ कांदीवली मुंबई में लाइन लगी थी, सर्टिफिकेट मिल रहा था उन वो मजदूर जो अपने जगह, अपने गांव, बिहार, उत्तर प्रदेश जाना चाहते थे, सर्टिफिकेट दे रहे थे डॉक्टर, और कैसे लिया जा रहा था सर्टिफिकेट और कैसे काम आएगा ये सर्टिफिकेट। सवाल जरूर देखिएगा। और ये 40 सेकेंड। मुंबई के कांदीवली इलाके में डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ये लाइन प्रवासी मजदूरों की है जो अपने घर जाना चाहते हैं। बिना सर्टिफिकेट ये आगे का सफर तय नहीं कर सकते, लेकिन आरोप है कि यहाँ भी इन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है।
25 आदमी का एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है इनके ग्रुप के लिए। तो ये अगर एक आदमी ही करके जाएगा तो 24 आदमी तो जो है एकदम टेस्टिंग से अछूते रह जाएंगे। गांव में कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कि कलेक्टर ऑफिस तय करेगा, यहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन तय करेगा। पुलिस स्टेशनों में कहीं पर इंतजाम है, कहीं पर इंतजाम नहीं है। सर्टिफिकेट आज लिया, सफर 10 दिन बाद किया तो इसकी वैधता क्या रह जाएगी? सबसे बड़ा सवाल, एक शख्स घर के सभी लोगों का सर्टिफिकेट बगैर जांच बनवाकर क्या डॉक्टर और पूरी व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ा रहा? मैंने कहा सवाल आप नोट करते जाइएगा। ये चौथा सवाल था व्यवस्था का मजाक, और ये जो 5वीं रिपोर्ट है वो मेरठ से आ रही है। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ इस समय हॉटस्पॉट है। पूरा का पूरा शहर हॉटस्पॉट, पूरे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, कहीं कोई छूट नहीं। मेरठ से ये सवाल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के मेरठ शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मेरठ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत हुई है। हालात को बिगड़ता देख पूरे शहर को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया, यानी लॉकडाउन में मिलने वाली कोई भी छूट मेरठ में मान्य नहीं होगी। आगरा के बाद मेरठ में कोरोना के बढ़ते मामले यूपी सरकार के माथे पर पसीना ला रहे हैं। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान मेरठ में मामले क्यों बढ़े? क्या योजना बनाने वाले लोग कोताही बरत रहे हैं या अभी लॉकडाउन खोलने का सही वक्त नहीं आया है? क्या लॉकडाउन खोलने का वक्त अभी नहीं आया है? यानी वो जो ढील दी जा रही, वो ढील देने का भी वक्त अभी नहीं आया। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों को लेकर हमारे साथ जो लोग मेहमान मौजूद हैं, उन मेहमानों से पहले मैं तारुफ कराऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिया इल्मी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश रिजवान साहब हम पार्टी बिहार से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ए.के. वाजपेयी साहब हमारे साथ एलजेपी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ए.के. वाजपेयी जी। और अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जी। हम पार्टी से कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश रिजवान, ये 5 रिपोर्ट और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूं, बहस पे आता हूं। दानिश रिजवान कुछ कहना चाहते हैं जी। दानिश जी। देखिए प्रतीक जी एक अहम सवाल था जो शायद आप उठाना भूल गए कि बहुत सारे नोडल ऑफिसर्स का सरकार के तरफ से नंबर जारी किया गया था और तमाम नोडल ऑफिसर्स के नंबर स्विच ऑफ हैं। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की शाजिया इल्मी बैठी हुई हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि क्या ऐसे नोडल ऑफिसर्स के ऊपर में ये कार्रवाई करेंगी जिनको ये जवाबदेही दी गई थी कि अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए कार्रवाई, प्रदेश में भेजना है, लेकिन तमाम ने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया। जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ ये चाहे जमातियों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधीन हो या फिर राज्य सरकार के, उसको बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और इसका प्रमाण अगर दिया जाए, और ये बात भी आप कहिए कि अगर राज्य सरकारों के अधीन है और या केंद्र सरकार के अधीन है, और चाहे वो राज्य सरकार, आप नंबर लगा दीजिए, किसी एक नोडल ऑफिसर से मेरी बात करा दीजिए। शाजिया जी, किसी एक नोडल ऑफिसर का नंबर लगा लीजिए, अगर ऑन होगा तो मुझे बताइएगा। किसी एक नोडल ऑफिसर का नंबर लगा लीजिए, अगर वो ऑन होगा तो मुझे बताइएगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। बिहार से 27 तकरीबन ऑफिसर्स का नंबर जारी किया गया है, किसी एक, मैं बिहार का ही आपकी सरकार है बिहार में मैडम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, किसी एक नोडल ऑफिसर को फोन लगा लीजिए और अगर फोन लग जाए तो मुझे बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूपी में एक एक करके दानिश बोलने दीजिए, शाजिया को बोलने दीजिए। दानिश एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। जौनपुर और कानपुर ऐसे जगहों में एक एक अफसर, एक एक एसडीएम, एक एक तहसीलदार, कोतवाली का हर एक कांस्टेबल पूरी तरह से सतर्क है। डाक विभाग के जरिए कुछ हमने लोगों तक उनके पैसे नहीं पहुंच पा रहे थे। मैडम, आप बिहार की मैं बात कर रहा हूं और आप अमेरिका की बात कर रही हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूं और आप यूपी की बात कर रही हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूं मैडम। दानिश बिहार की बात, एक बात तो सुनना पड़ेगा। बिहार की बताइए ना, एक बात तो सुनना पड़ेगा। बिहार की बताइए ना। नहीं प्रतीक जी, ये झूठ बोल रही है। नहीं दानिश एक बात तो समझनी पड़ेगी। ये गलत बोल रही है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश। दानिश एक बात समझने को, मैंने डिबेट का एक ऑर्डर रखा है और मैं बहुत अच्छी बात, आप सवाल पूछा, आपने पहला हाथ उठाया, मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन सवाल आए उसका जवाब आना चाहिए। बिहार, वो कह रही है कानपुर में है, इटावा में है, लेकिन आपका बिहार से संबंधित सवाल आप जरूर पूछे। बिहार के बहुत 27 लाख लोग प्रवासी हैं, बाहर जाते हैं,
लेकिन ये ध्यान रखें कि और भी लोग हैं, और भी स्टेट हैं, तो सवाल आए, अच्छी बात है। जी, अब शाजिया को जवाब देने दीजिए, आप सुनिए। जी देखिए जो दानिश ने सवाल उठाया है, अभी भी उठाया है बिहार से संबंधित, अगर नोडल ऑफिसर्स फोन नहीं उठा रहे हैं या हेल्पलाइंस नहीं उठा रही है तो ये बहुत गलत बात है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार वहां पे लेगी। तो इसका सवाल का जवाब ये मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी ये समझ नहीं रहे हैं कि राज्य सरकार की अपनी ताकतें हैं और हर वक्त अगर आप हर एक चीज के लिए जो गलत होती है किसी भी सरकार, राज्य सरकार के अधीन, अगर आपको लगता है कि आप मोदी जी पर उसको लेकर वार करते रहेंगे और प्रहार करते रहेंगे तो आपको लगता है कि वो वाजिब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकारें और उनके अधीन जो नौकरशाह हैं, सारे क्लासेस के जो अफसर हैं, बीडीओज हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम है, डीएम है, उनकी जवाबदेही है। शाजिया बहन, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, आपकी हुकूमत है, ऐसी गलत काम करने वाली सरकार को क्यों समर्थन देकर बैठी हैं आप? और ना ही इस्तेमाल करने देंगे आपको। मैं किससे पूछूं? आप मोदी जी ने आकर कहा था बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने कहा था कि आप नीतीश जी का चेहरा नहीं देखते, हमारा चेहरा देखकर भी वोट दीजिए। मोदी जी ने कहा था। अरे क्या बोल रही है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता। देखिए शाजिया बहन, चीजें ऐसे नहीं चलती है, चीजें ऐसे नहीं चलती है शाजिया, ऐसे नहीं चलती। देखिए दूसरी चीज है तो आप मोदी जी को नहीं आड़े हाथ लेते। दानिश एक बात सुनिए, दानिश पर सवाल उठाते, दानिश एक बात और समझिए, दानिश एक बात समझिए आप पहले। अपनी क्रेडिबिलिटी शाजिया मैं रोकना चाहूंगा आपको, शाजिया मैं रोकना चाहूंगा। बिहार में आपकी सरकार है, मैं रोकना चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। शाजिया मैं रोकना चाहूंगा। देखिए देश नहीं दानिश नहीं, दानिश ऐसे नहीं। देखिए दानिश, अगर चीजें ऐसे नहीं चलती हैं तो डिबेट में भी ऐसे चीजें नहीं चल पाएंगी। सवाल मुझे पूछने दीजिए, 5 सवाल प्रमुख हैं, सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों ने देखा है, व्यवस्था से पूछे गए सवाल हैं, पूछे जाएंगे। मैं एक दूसरा सवाल रखता हूं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता नेता मनीष तिवारी जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जब तमाम देशों में जब कोरोना वायरस का ग्राफ स्टेबल हो रहा था तब वहां से धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए। यह सही वक्त नहीं है रिस्ट्रिक्शन हटाने का। कांग्रेस की तरफ से यह बात आ रही है कि अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाए जाने चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता शेख साहब, देखिए ये बात सही है कि मोदी जी सिर्फ भाषण के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रशासन नहीं चला सकते, क्योंकि जो भी कोरोना पे नॉर्म्स बनने हैं, जो नियमावली आनी है वो भारत के सरकार के द्वारा आनी है और उनको ये खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। आज लाखों करोड़ों लोग मजदूर जो हैं वो परेशान हैं, सड़कों पे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं और लोग लाखों लोग तो सड़कों पे हैं। ये किसकी व्यवस्था के कारण है? ये कौन व्यवस्थापक है? मोदी जी हैं और कौन है? तो मैं कह दूं उन्होंने बीच में तथ्य हैं और ये प्रतीक जी लाखों मजदूरों की बात कर रहे हैं। प्रतीक जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये आपके मैं नमस्कार करूं, मैं सुन रहा हूं, तथ्यों के साथ मैं अखिलेश जी सुन रहा हूं आपकी बात। बोलेगा तो मैं नमस्कार कर लूंगा अगर बीच में कोई बोलेगा तो, क्योंकि आपने जो व्यवस्था कैसे नमस्कार कर देंगे आप? नमस्कार कर ही नहीं सकते जब तक हमें आप कैसे नमस्कार कर रहे? ये निंदा, हाँ व्यवस्था में रहेंगे सब। सीरियस कंसर्न इनको सुनना पड़ेगा। सत्ता में शाजिया सुनेंगे बात, इनको या तो सत्ता में जो बैठा है यहाँ पे कोई सीरियल तो चल नहीं रहा है भाई साहब, ये तो न्यूज चैनल है ना, तो तथ्यों के आधार पर प्रतीक जी नमस्कार कर रहा हूँ मैं। शाजिया सुन लेते हैं। मैं इस तरह नहीं, कैसे नमस्कार कर रहे हैं? अभी तो आगाज हुआ है, नमस्कार एकदम नहीं। हाँ जी अखिलेश जी सत्ता में बैठा व्यक्ति यदि सीरियस कंसर्न को नहीं सुनेगा और बीच में डिस्टर्ब करेगा तो ये जान लीजिए उसकी मानसिकता सबसे दूषित है। वो नहीं चाहता है कि लोगों को लाभ पहुंचे। हर कोई केंद्र की सरकार का, हर कोई केंद्र सरकार का समर्थन कर रहा है, लेकिन आज उहापोह क्यों है? आज उहापोह क्यों है? लोगों के 15 लाख देने की बात करते थे, 500 का टिकट नहीं दे पा रहे हैं लोग, रेलवे स्टेशनों पर लाठियां खा रहे हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। लोगों आज अभी रोजाना हमारे
शाजिया बोलिएगा, शाजिया बोलिएगा, मैं अब चुप ही रहूंगा, सुनूंगा बस। दोनों ने चुप ही रहूंगा, शाजिया बोलिएगा, शाजिया बोलिएगा, आई विल गिव यू चांस, शाजिया मैं चांस दूंगा आपको। और बहुत खतरनाक ये बातें हैं, इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए। आप इसलिए मुझे मौका ना दीजिए कि मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ या रूलिंग पार्टी की हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अखिलेश जी ने जो कुछ कहा है उसमें से अखिलेश जी, एक मिनट, शाजिया मैं आपको रोकना चाहूंगा, शाजिया जी मैं रोकना चाहूंगा। अखिलेश जी शाजिया को बोलने दीजिए। 15 सेकंड के बाद 20 सेकंड मैं आपको देता हूं अखिलेश जी, इसका तुरंत बाद 20 सेकंड आपको दूंगा। शाजिया बोलिए, 15 सेकंड बैठा रहूंगा। अच्छा, मैं जल्दी अखिलेश भाई हमारी बात को आप सुनिए। अब केंद्रीय सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है और जिस तरह से राज्य सरकारों के साथ मिलजुल कर श्रमिक रेलवे जो ट्रेन की सर्विसेज का आयोजन किया गया है, 85% केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल रेलवेज ने उसका भुगतान किया है। 15% राज्य सरकारों को देना है और उनको उसका पैसा देना है, मजदूरों से नहीं वसूलना है। जो सर्कुलर जारी हुआ है वो सेंट्रल रेलवे के थ्रू हुआ है और एक भी टिकट बेचा नहीं जाएगा। तो आपको आड़े हाथ लेना चाहिए उद्धव ठाकरे सरकार को, और सोनिया मैडम को अगर बहुत फिक्र है तो उनसे कहिए उद्धव ठाकरे से रिजाइन करें। क्यों महाराष्ट्र में 15 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? से पैसे लिए गए? अखिलेश जी, गांधी जो है शाजिया आपने बोला अखिलेश जी का नंबर है, अब अखिलेश जी का नंबर है, शाजिया अब अखिलेश जी का नंबर है, इस्तीफा मांगे सोनिया गांधी, हम सोनिया गांधी के साथ नहीं चुप होने वाली महिला भाई। देखिए ठीक है, अखिलेश जी का नंबर है। अखिलेश जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जब ब्रेक के बाद में आऊंगा सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये हमेशा होता है, यही होता है। ब्रेक के बाद मैं आता हूँ आपके पास, 100% ब्रेक के बाद मैं आता हूँ आपके पास, ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। प्लीज थोड़ी सा टेलीविजन का ये चीजें हैं, मैं आता हूँ आपके पास, बट छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूँ। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं यहाँ हाजिर हूँ। मैं बताऊं, जब ब्रेक पे गया तो मैंने 5 सवाल पूछे थे। 5 सवाल थे, वो 5 जगह से थे। जैसे मैंने जयपुर से सवाल पूछा था, जो जयपुर के सवाल आया था, ठेले पे जिंदगी, एक मजदूर परिवार जो ठेले पे जिस पे वो सब्जी बेचता था, उस पे ठेले पे लाद कर पूरे परिवार को जा रहा था 800 किलोमीटर यूपी की तरफ। सवाल यह है कि किसका दोष है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? सवाल यह है कि हम पत्रकारों से भी पूछा जाना चाहिए। तो हमेशा हिंदू मुसलमान की डिबेट कराते रहते, जानकारी वहां तक कैसे नहीं पहुंच पाई, हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है। बहरहाल ये तमाम सवाल है। सवाल ये भी था कांदीवली मुंबई से कि डॉक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है, क्योंकि जो प्रवासी जाना चाहते हैं मुंबई से अपने गांव, उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। लेकिन परिवार से एक आदमी आता है, 10 लोगों के सर्टिफिकेट बना के ले जाता है। सफर 10 दिन बाद होगा या 15 दिन बाद, कोई पता नहीं, या अब 5 दिन बाद। तो सवाल यह है कि वो सर्टिफिकेट किस काम का आएगा? कहीं मजदूर गुस्सा है, उन्होंने ईंटा उठा लिया। कहीं सूरत की कहानी है, सूरत में जो काम करने वाले लोग हैं वो आखिर राजनीति का शिकार हुए, या कहीं ना कहीं कोई बात है जो एड्रेस करने की जरूरत है। ये 5 सवाल थे जो मैंने पूछा। मेरठ जो कि पूरा का पूरा हॉटस्पॉट में तब्दील हो गया है, एक की डेथ, 26 केस नए आए हैं। आगरा के बाद मेरठ जो है उत्तर प्रदेश के लिए जबरदस्त सिरदर्द बना हुआ है। आखिर कैसे निपटा जाए? सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाना चाहता हूं, जो हमारे साथ मौजूद है डिबेट में। मैंने वादा किया था। सबसे पहले अखिलेश जी। जी अखिलेश जी। जी देखिए प्रतीक जी, बीजेपी का मतलब ये बड़ी झूठी पार्टी, सिर्फ झूठ बोलना है, चाहे लाल किला हो चाहे पार्लियामेंट हो, हर जगह से झूठ बोलना है। जो रेल मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया था 2 पन्ने का 2 तारीख वाला, उसके पॉइंट 11 में जो सी कॉलम है उसमें बड़े साफ साफ अक्षरों में लिखा है, The local state government authority shall hand over the ticket to the passenger cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to the railway। और हमको तमाम लोग जो टिकट कटाए हैं उन लोगों को भी टिकट भेज रहे हैं। मैंने अभी आपके ऑफिस में भी उस टिकट की एक कॉपी भेजी है, जिसमें रेलवे खुद नीचे लिखता है कि टोटल फेयर का हम सिर्फ 57% चार्ज कर रहे हैं। ये रेलवे उस प्रिंटेड टिकट में, जो सूरत से धनबाद का टिकट है, जो ट्रेन आज चलनी है, कल टिकट कटाया था पैसेंजरों ने और उन लोगों ने, किसी ने हमको भेजा था, उस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है।
बीजेपी के लोग क्यों नहीं प्लेटफॉर्मों पे चले जाते हैं? आप कहते हैं भैया कोई टिकट नहीं लगेगा, मोदी जी का आदेश है, आप लोग बिना टिकट बैठिए, जाके बैठ के बिठाओ। और देखिए बात ये है कि जो मोदी जी हैं, आज मोदी जी क्या हैं, मोदी जी जो हैं टेलीविजन के विजन वाले हैं। ये जो टेलीविजन का विजन है, ये इस देश को अंधेरे में ले जा रहा है। ये तय करेंगी, ये एंकर है, हमें पता है, यही एंकरिंग करेंगे न्यूज 18 में। नहीं, यही प्रतीक जी आपको टेक ओवर कर लिया, प्रतीक जी इन्होंने आपको टेक ओवर कर लिया, यही तय करेंगी। शाजिया को 2 सेकंड और दे दो। शाजिया एक लाइन में बोल लेंगे, सेंटेंस पूरा कर लेंगे। शाजिया प्रतीक जी, सेंटेंस पूरा कर लेंगे। शाजिया सेंटेंस पूरा कर लेंगे। प्रतीक जी कितने शाजिया सेंटेंस पूरा कर लीजिए। जी अखिलेश जी बोल लीजिए जल्दी। इन्हें चुप तो कराइए तब मैं बोलूं। मैं बड़बड़ नहीं बोलता, लेकिन इनका भाषण सुनते रहिए। आप लोग प्रतीक जी आप कितने लाचार दिख रहे हैं, सरकारों को दी है, कितने लाचार है सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से, पूरी रेल कितने लाचार टिकट का ये चैनल और ये हमारे प्रतीक जी जो कभी लाचार नहीं होते हैं, वो लाचार हैं, एकदम टेक ओवर कर लिया भाजपा इस चैनल को, इस एंकर को। भाई मेरे चुप हो और जाओ, ये आप जो है की बात को बोल ही नहीं रहे, लेकिन बता रही हूँ किस तरह से आप जलेबी बना रहे हैं और सच अभी भी नहीं बोल रहे। मेरे न्यूज 18 के व्यूअर्स, ये देखिए किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने न्यूज 18 को टेक ओवर कर लिया। भाई साहब प्रतीक जी को भी टेक ओवर कर लिया, जो कि जिनकी शुमार एक ऐसे पत्रकारों में होती है जो बात करते हैं, ये तय करेंगे मैं बात करूंगी, ये तय करने लगी हैं। और हमारे चैनल के एंकर बेचारे, मैं क्लैरिफिकेशन ले लूंगा। शाजिया मैं क्लैरिफिकेशन लूंगा। आपको इनको रोकना पड़ेगा। शाजिया बिल्कुल आपको बोलने दिया जाएगा। शाजिया में बिल्कुल बोलने दिया जाएगा। ये जो है देखिए प्रतीक जी, प्रतीक जी 1 घंटे का कार्यक्रम इनको दे दिया करिए, बुला करके भाषण दे दिया करें। 10 सेकंड या 20 सेकंड का जो मौका टेलीविजन का विजन का चला जाएगा तो फिर डिबेट का क्या फायदा, और सवाल कैसे पूरे होंगे, सवाल कैसे किसके लेंगे हम बताइए। जितना बोल रहा तो बोल ही चुकी, आधे घंटे तो वही बोल रही है, और कौन बोल रहा है? अखिलेश जी बहुत विनम्रता के साथ। अखिलेश जी शाजिया इसमें 2 प्रवक्ता ऐसे हैं, वाजपेयी जी और अवधेश कुमार नहीं बोले। मेरा सेंटेंस तो पूरा होने दो। शाजिया प्लीज शाजिया, मेरा सेंटेंस पूरा होने दो, अगर चुप रहे तो मैं पूरा करूं। आपने ज्यादा वक्त शाजिया, अगर ये चुप हो शाजिया मैं सवाल पूछूंगा आपसे। शाजिया मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी का सवाल मैं सीधा पूछ रहा हूँ। शाजिया मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप परेशान मत होइए। सवाल ये है कि ट्रेन का टिकट, आप 20 सेकंड दे दी, मैं चली मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लूं। नहीं शाजिया सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। शाजिया बात तो सुन लीजिए। शाजिया अखिलेश जी, अखिलेश जी ऐसे तो डिबेट नहीं होगी। जितना सेकंड प्लीज उतने सेकंड में अपनी बात करूंगा। आप सेंटेंस शाजिया सेंटेंस पूरा कर लेंगे, उतना ही सेकंड बोलिए। अगले ठंडे होने की बात ही नहीं है, मुझे देखिए मौका तो ये मिले खामोश हो तो मैं बोलूं, आप मुझे 30 ये सेकंड पहले देना चाह रहे हैं। ये खामोश हो तो मैं बोलूं तब बोलूंगा। प्रतीक प्रतीक जी डरा धमका रहे हैं, आप मुझे 2 ही सेकंड दें। मैं आ रहा हूँ, वाजपेयी जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अवधेश जी मैं आ रहा हूँ। शाजिया सुनेंगे तो पहले, शाजिया सुन लेते हैं एक बार। तो आप ये रूठने शाजिया सुन लेते हैं पहले, आपको 10 सेकंड देते हैं। अखिलेश जी प्लीज। शाजिया ना शाजिया नहीं, शाजिया ऐसे नहीं। शाजिया में बिल्कुल आपको बोलने का मौका मिलेगा। शाजिया में बिल्कुल मौका दूंगा। आपको डराए धमकाए। अखिलेश जी 10 सेकंड। प्रेशर में नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, इनको चुप करिए, इनको चुप करिए पहले। अखिलेश जी 10 सेकंड। मुझे किसी का प्रेशर नहीं, बीच में शोर में नहीं, मुझे किसी का प्रेशर नहीं। अखिलेश जी 10 सेकंड। देखिए ये जो आदरणीय मोदी जी का टेलीविजन का जो विजन है, ये देश को बड़े अंधेरे में ले जा रहा है। स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि कैसे आज की तारीख में कंफ्यूज है, सब कुछ कंफ्यूज है। रेलवे ट्रेन देगी कि नहीं, प्रदेश ट्रेन मांगेगा कि नहीं, लोग जा पाएंगे कि नहीं, रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है अगर ट्रेन नहीं है तो, कितने लोग 10-12 करोड़ मजदूर हैं, कोई प्लानिंग है? लाखों लोग सड़कों पे हैं। हमको भी बोलने दो। ठीक है सवाल लिया, कोई प्लानिंग है? शाजिया ना, शाजिया अब आप अखिलेश जी आप सुनिए। क्या कर रहे हो आप? शाजिया कोई, मैं आ रहा हूँ, वाजपेयी जी आ रहा हूँ, वाजपेयी जी मैं आ रहा हूँ, वाजपेयी जी आ रहा हूँ। आधा घंटा हो गया, काय के लिए बिठाया?
मैं उतार रहा हूँ, मैं भी शाजिया उतारने की सुनिए, बात करूंगा। अरे हाँ, बोलिए, बोलिए। दे दीजिए, मैं इसके बाद नहीं नहीं आप ठीक है, हमको सुनिए, वाजपेयी जी, हमको बोलने दीजिए। आप मनाते रहिएगा उनको। देखिए आप इतनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, आपने एक बार बोलने का मौका नहीं दिया प्रतीक जी। आई एम सॉरी प्रतीक जी। देखिए ये अखिलेश, मैं आ रहा हूँ वाजपेयी जी, आ रहा हूँ। शाजिया मैं स्पष्टीकरण दे दूं। शाजिया सुन तो लीजिए, दूसरे पैनलिस्ट भी हैं। शाजिया दूसरे पैनलिस्ट भी हैं। आप टेलीविजन में बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आपके मामले में। मैं नहीं बोल देखिए मैं उसे नहीं काउंट करूंगी। एक एक शख्स को आप मुझे 30 सेकंड बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा आप 30 सेकंड बोल लीजिए। वाजपेयी जी आप ध्यान रख लीजिए। शाजिया 30 सेकंड आप बोल लीजिए। चलिए 30 सेकंड आप बोल लीजिए। मैं आपको डंके की चोट से ये कह रही हूँ कि कोई मैं भी चाहूँ तो नहीं डिस्टर्ब कर सोनिया सकता हूँ। गांधी जी इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया था, मैं कर सकता हूँ। अखिलेश जी आप, लेकिन अखिलेश जी और मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। फिर से आपके भाई साहब कैसे होगी बात? देखिए सोनिया जी को पता नहीं है, बेचारी उनको खबर नहीं मिल पा रही है। कमलनाथ जी को बताना चाहिए था, अखिलेश जी बता देते कि आप मैडम जी आपको पता नहीं है, लेकिन 85% केंद्रीय सरकार दे रही है और हमें उनका शुक्रिया कहना चाहिए। अरे मैडम रेलवे से जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। रेल मंत्रालय खुद कह रहा है कि हम नहीं देंगे, स्टेट समझेगा। नहीं शाजिया आप झूठ क्यों बोल रही है? रेल मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कह दिया, इसका मतलब है कि रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन गलत है। इसका मतलब है रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन गलत है। शाजिया रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन गलत है। रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन गलत है। शाजिया रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन गलत है। रेल मंत्रालय का 2 तारीख का नोटिफिकेशन गलत है। ठीक है शाजिया, ठीक है शाजिया, 2 तारीख का रेल मंत्रालय ठीक है शाजिया, गलत है। वाजपेयी जी मैं आ रहा हूँ, तेजी आ रहा हूँ। वाजपेयी जी ठीक है शाजिया। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। नहीं आपको बताना, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। देखिए चीजों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? हमें ये समझ नहीं आ रही कि कोरोना से लड़ना है या कांग्रेस को मोदी से लड़ना है। ये तो समझ लो कम से कम कितना आंकड़ा पहुंच गया अमेरिका में, 70,000 लोग मर चुके हैं। अच्छा पॉइंट है। 12 लाख का आंकड़ा पहुंच गया। अच्छा पॉइंट है। देखिए ये तो मोदी जी को धन्यवाद तो करो कम से कम कि लॉकडाउन लगा के आंकड़े पे कंट्रोल लगा दिया। सिर्फ 1300 लोग की मौत हुई है अभी तक। अरे वो राहुल गांधी को धन्यवाद आप करिए कि आपको, अरे सुनिए ना, राहुल गांधी को बोलिए, राहुल गांधी को पहुंच करने की बात। अरे राहुल गांधी जी को धन्यवाद आप दीजिए। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को वाजपेयी जी लेकिन तो आपको तो ट्रंप का प्लेट धोना था। आपको तो ट्रंप के प्लेट के चक्कर में लगे थे आप। कोरोना फैलाया ट्रंप के चक्कर में, प्रोग्राम कराने के चक्कर में कोरोना फैलाया। और आप कह रहे हैं मोदी जी को धन्यवाद के कुकर्मों की वजह। दानिश की ऑडियो डाउन किया जाए। दानिश की ऑडियो डाउन की जाए। दानिश की ऑडियो डाउन की जाए। दानिश प्लीज कोऑपरेट करिए। ऐसे डिबेट नहीं होती। मैं बाहर हूँ, आप अंदर स्टूडियो में ऐसे बात नहीं होती है। प्लीज बात सुनने की कोशिश करिए। देखिए ऐसा है कि एलजेपी की कोई बात अपनी पॉइंट रेलवे चलाने की जो स्पेशल फिर आप बहस में आएंगे ना। अवधेश जी को भी बोलना है जी। वो स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए बाकायदा मुख्यमंत्रियों ने अपील की थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको कंसीडर करके चलाया और उसमें स्कीम ये बनी कि 85% सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे को सब्सिडाइज करेगा और 15% जो किराया है वो राज्य की सरकार देगी। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? हुआ क्या कि राज्य के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के राज्य हैं उन्होंने मजदूरों से किराया लेना शुरू कर दिया। रेलवे तो कोई टिकट बेच नहीं रही, राज्य सरकार क्यों उनसे मजदूर साथियों से पैसे ले रही है? ये एक्सपोज हो रहे हैं। और सोनिया गांधी का एक बात बताइए, जब FIR करानी थी किसी चैनल पे तब तो फौरन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी, और जब ये इस बात पे इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दी कि आप लोग 15% दीजिए? अखिलेश जी मैं आ रहा हूँ। देखिए ये करिए। अखिलेश आ रहा हूँ। मेरा बड़ा सीधा साधा निवेदन है कि कांग्रेस को ये पॉलिसी छोड़नी होगी। 1-2 महीने के लिए ये छोड़ दीजिए विरोध करना। आप सेतु ऐप को विरोध करेंगे, आप कोरोना के लॉकडाउन को विरोध करेंगे, लॉकडाउन उठाएंगे तो भी विरोध करेंगे। अरे भाई ये सेल्फ, हमको अपने आप को बचाना है, नहीं तो मर जाएंगे सबके सब। राजनीति अखिलेश जी नाउ यू रिस्पॉन्ड। अखिलेश जी मैं अवधेश जी आता हूं आपके पास। अखिलेश जी अखिलेश जी को बोलने दीजिए। अखिलेश जी क्यों करोगे चीजों को? कंफ्यूज क्यों करोगे? अखिलेश जी को बोलने दीजिए। अखिलेश जी को मैं तो बड़ी सिंपल सी बात है जी। वाजपेयी जी आपके सिंपल सी बात पे मैं बता रहा हूं, आप जो ज्ञान दे रहे हैं, फिर क्यास क्यों मचा है हिंदुस्तान में? सड़कों पर लोग क्यों हैं?
रोज कोरोना के लोग ज्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी है? करोड़ों मजदूर कैसे अपने घर पहुंचेंगे? एक मिनट प्लीज रुकिए। अखिलेश भाई, आप अगर अखिलेश भाई ये दारू बिचवाएंगे, ये दारू बिचवाएंगे, दारू बिचवाने सुन लीजिए बात पे जी, सुन लीजिए वाजपेयी जी, प्लीज वाजपेयी जी एक मिनट। कोई मोदी जी का विरोध आप समझ रहे हैं, ये आप ही लोगों का अहंकार है। हम कंसर्न उठा रहे हैं। मजदूर सड़कों पे लाठी पैदल क्यों चल रहा है? रेलवे स्टेशनों पे शहरों पर लाठी क्यों खा रहा है? भूखे क्यों मर रहा है? ये कंसर्न है। इस कंसर्न को आज 40 दिन होने जा रहे हैं, मीट आउट नहीं कर पा रहे आदरणीय मोदी जी। सुनिए प्लीज, सुनिए। अरे वाजपेयी जी जवाब दीजिए। गुणगान वाजपेयी जी जवाब दीजिए। वाजपेयी जी आप जवाब दीजिए। ठेले पे परिवार लद के क्यों जा रहा है? ठेले पे परिवार लद के क्यों जा रहा है? जवाब दीजिए वाजपेयी जी, जवाब दीजिए। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कौन इंफॉर्मेशन देगा? कौन नोडल ऑफिसर है? जवाब देने पड़ेंगे ना। जब राज्य सरकारों की सीमा से कोई बाहर जाता है तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको रोकेगा और उनको खाना देगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक 530 लाख टन अनाज दे चुकी है राज्य सरकारों को। राज्य सरकार ने खाना पहुंचाना है। देखिए चीजों को समझने दीजिए, जनता को भी समझने दीजिए। आप राज्य सरकारों को एग्जीक्यूट करना है चीजों को। केंद्र सरकार ने ओवरऑल गाइडलाइंस सरकारों से नहीं ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस देनी है, लेकिन राज्य सरकार अगर इस तरह से करेगी। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, मैंने जवाब दिया। अखिलेश जी जवाब दिया मैंने। वाजपेयी जी, अवधेश जी को साइन। अवधेश जी सवाल ये है कि हमने 5 रिपोर्टें दिखाई, 5 सवाल पूछे। सवाल ये है कि मेरठ जैसा शहर जो कि पूरा हॉटस्पॉट पे तब्दील हो गया। सवाल यह है कि एक बार आगरा है, उसके बाद मेरठ का नंबर है। एक ऐसे शहर है। दूसरा शहर है कि जिंदगी जो है ठेले पे लाद के लोग ले जा रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर, इंफॉर्मेशन रेल ट्रेन चलेंगी, कहां से चलेंगी, कौन इंफॉर्मेशन देगा, ये किसकी जिम्मेदारी? ये सवाल व्यवस्था से जुड़े हैं। एक डॉक्टर पूरे परिवार को सर्टिफिकेट दे रहा है, सफर कब करना है ये पता नहीं है। तो ये सवाल बड़े हैं, इनको एड्रेस करने की जरूरत है इस समय। अवधेश जी देखिए प्रतीक जी, जो 5 सवाल आपने उठाए हैं, ये 5 और उसकी जो तस्वीरें दिखाई हैं वो इतनी दर्दनाक हैं कि किसी भी संवेदनशील और विवेकशील व्यक्ति का हृदय दहल जाएगा। आप देखिए कि अब सवाल यह है कि जो पहला सवाल आपका था, जो आपने दिखाया कि ट्रेनें और बसें हो रही हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं है अभी भी वो ठेले पर जा रहे हैं। सवाल तो यह है कि उसको मालूम कराने की जिम्मेवारी किसकी थी? मेरठ में मामले बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन हो रही है सफिशिएंट है क्या? कितनी हो रही है क्या? अरे भाई अखिलेश जी आप अब कहां बीच में बोलते हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो अब कर नहीं आ रहा है, कैसे चलेगी सरकार, तो हमको तो कोरोना के साथ ही चलना पड़ेगा और शराब की दुकानें खुल गई, उसकी क्या हालत हुई आप देखिए। और जो एक सवाल आपका था वो किराया से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री ने, राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि कृपया ऐसे लोगों से किराया न मांगे जो अभी देने की स्थिति में नहीं है। कई राज्य सरकारों ने घोषणा की कि हम किराया दे देंगे। कई जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बना दिया, बावजूद ये मांगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राज्य की मशीनरी को जो नीचे स्तर पर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार समाज के निचले तबके पर पड़ता है। उसमें जो स्थानीय स्तर पर वार्ड का मेंबर है, जो पुलिस का बीट का सिपाही है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो विधायक है, जो वहां के मंत्री है, जो एसडीएम है, बीडीओ है, कलेक्टर है, अवधेश जी सुनिए अवधेश जी, देश के प्रधानमंत्री लोगों को मोटिवेट करके जब थाली बजवा सकते हैं, दिया जलवा सकते हैं, भूखों के ऊपर में फूल बरसवा सकते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री को ये नहीं समझा सकते हैं कि किराया माफ करिए। भक्ति इतनी है कि थाली पिट जा रहा है, थाली पिट जा रहा है। इसकी भक्ति है, इसकी भक्ति है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कितना चंदा दिया है, अरे कितना पैसा दे दिया पीएम रिलीफ में। दुनिया की सवाल तो पूछ लिया ना जनता पार्टी, दानिश सवाल पूछा ना, जवाब देने दो। बड़ी पार्टी ने कितना रुपया दिया है, ये सवाल पूछिए। दानिश जवाब देने दो,
दानिश जवाब देने दो। अरे दारू की दुकान को बेतरतीब खुलवा दिया आपने। दानिश की जुबान को राजनीति करनी है, आप राजनीति करो, हम लोग भी जानते हैं। इस समय चार मजदूर इकट्ठा होते हैं तो गरीबों पर लाठियां बरसाते हैं। चार मजदूर इकट्ठा होते हैं तो गरीबों पर लाठियां बरसाते हैं और शराब की दुकान खुलवा कर। दानिश नो नो, दानिश नहीं, दानिश ऐसे नहीं, दानिश दानिश ऐसे नहीं, दानिश 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 ऐसे नहीं, नहीं नहीं, दानिश मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा आपकी, दानिश मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा आपकी। प्रतीक जी, जब कोटा से छात्रों ने कहा कि हमको जाना है, मैं पूछता हूं क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी कि उन छात्रों के बीच उनके अधिकारी पहुंचे, उनकी काउंसलिंग करे, उनके साथ बातचीत करे, उनकी कठिनाइयों को दूर करे? ये जिम्मेवारी हर जगह लागू होती है। अगर ये जिम्मेवारी नहीं होगी तो ये लॉकडाउन जो है इसी ढंग से समस्या बनती रहेगी। आज इतने लोग इसलिए निकल रहे हैं कि केंद्र की बात कर रहे हैं कि सरकारों ने, स्थानीय प्रशासन ने वो जिम्मेवारी आपकी बात। शाजिया एक लाइन और बोल रहा हूं, लेकिन शाजिया को आने दीजिए डिबेट में। शाजिया सवाल ये बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे कोई। शाजिया जी, अब तो अवधेश जी आ रहा हूं मैं, शाजिया को बोलने दीजिए। शाजिया, सवाल ये है, तमाम सारे विपक्ष सवाल पूछ रहा है, अब सवाल ये है कि रेलवे को लेकर क्लैरिफिकेशन है 85 और 15% का। अब मजदूर को कहीं कहां कंफ्यूजन में राजनीति है, सूरत में कहां राजनीति है, कैसे ये चीज क्लियर करनी चाहिए डिबेट में, मुझे ऐसा लगता है। और हाजिया आप इसको क्लियर करिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम सब लोग का फर्ज है कि निचले सतह तक जो है सही सूचना जाए, लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह से या तो जानबूझ के झूठ बोलती हैं या उनके पास, बेचारी के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि राज्य सरकारों का ये फर्ज है और उनका ये दायित्व है और उनकी जिम्मेदारी है कि बिना पैसे लिए हुए मजदूरों को भेजना है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों की अपील से हुआ है, तो यह सियासत हो जाती है और खालिस और बहुत ही ओछी राजनीति हो जाती है। जब वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी के जो है पैसे इनके देगी, ये जानते हुए कि कांग्रेस पार्टी को नहीं देना है। वो केंद्र सरकार दे चुकी है 85% और 15% देना है, राज्य सरकारों को भुगतान करना है। तो वो क्यों एक अध्यक्ष जो है सबसे बड़ी पार्टी की इस तरह से झूठ बोलती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपको समझ अखिलेश जी जवाब अगर बड़ा है तो मैं लौट के आ जाऊं बहुत छोटा ब्रेक के बाद। अखिलेश जी बहुत छोटा सा जवाब, अब इन्हें खामोश के देखिए मैं कितना छोटा जवाब, बहुत जल्दी दे दिया, फिर ब्रेक ले लूं मैं। अखिलेश जी बहुत जल्दी से खामोश करिए, शाजिया खामोश करिए, इन्हें खामोश करके जवाब दूंगा, बहुत सटीक जवाब दूंगा। सुनिए शाजिया, मैंने बहुत जल्दी ब्रेक लेना मुझे। अखिलेश जी बहुत सामान्य सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, सब एक सबूत। ये कौन है? चुप हो जाए पहले भाई मेरे, इनको चुप तो कराइए। अरे अवधेश जी सुन लीजिए, अवधेश जी सुनिए, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बहुत छोटा सा प्रूफ दे रहा हूँ। इन्हें खामोश देखिए, बड़ी सीधी सी बात है अवधेश जी, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उसी से सबके जो झूठ बोलने वालों के चक्षु ज्ञान खुल जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रेल भाड़ा नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं बुलाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, डिप्टी सीएम ने बोला, और आज बोला कि हाँ मैं दूंगा पैसे, रेल भाड़ा मैं दूंगा, मैं बुलाऊंगा। और मैंने अभी आपके पुनीत जी को 2 टिकट भेजा है सूरत से धनबाद का, उसमें खुद रेलवे लिखता है कि जो फेयर है वो उसका सिर्फ हम 57% रिसीव कर रहे हैं। इंडियन रेलवे रिकवर ओनली 57% कास्ट ऑफ ट्रेवल ऑन एवरेज। ये जो श्रमिक एक्सप्रेस का टिकट कटा है उसका टिकट मैंने आपको भेजा है, आप अपने चैनल पर दिखाइए प्रतीक जी, और इनके मुंह पे मार दीजिए झूठ बोलने वालों को। बीजेपी अवधेश जी कह रहे हैं टिकट बिक ही नहीं रहा है तो कैसे टिकट आया? अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि टिकट आपको भेजा है, मुझे भेजा है। अखिलेश जी कहते हैं टिकट भेजा है, अवधेश जी कह रहे टिकट आया कहां से? ये जो गुत्थी है इसको सुलझाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। सवाल वो 5 हैं, 5 सवाल फिर से दिखाएंगे क्योंकि जानता हूं वही बेसिक सवाल है।
भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब आपको एक बार बता दें, जहां से डिबेट मैंने शुरू की थी वो 5 बेसिक पॉइंट जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल जयपुर से, ये सवाल जिसको देखते हैं पहले जयपुर से। जयपुर में सब्जी बेचने वाले ये परिवार अब यूपी में अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। 40 दिन इंतजार के बाद अब पेट की आग बेकाबू हो चुकी है और सब्र का पैमाना लबरेज। खाने के लिए कोई राशन नहीं था, बताना नहीं, मकान मालिक किराया मांगता, कहाँ से देते। 4 पहियों पर यूं जिंदगी को ढोना आसान नहीं है। 2 दिन में 80 किलोमीटर का सफर ही पूरा हुआ है और अभी 300 किलोमीटर और चलना है। तो सवाल यह है कि जब ऐसे ही लोगों को उनके घर पहुंचने के लिए बसों और ट्रेनों को चलाया जा रहा है तो आखिर ये पैदल क्यों चल रहे हैं? तो सवाल यह है कि इन तक जानकारी नहीं पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है और इन्हें घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं ये कह रहा हूं कि जब आप बहस करें, बहस में शरीक हों, तो इन सवालों को, इन दृश्यों को, इन विजुअल्स को जरूर ध्यान रखें। दूसरा सवाल सूरत से। लॉकडाउन में एक साथ जाती इस भीड़ को देखिए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सूरत में फंसे प्रवासी मजदूरों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो सड़कों पर उतर आए, पुलिस पर पत्थर फेंके और हंगामा किया। मेरे बच्चे को अभी नहीं ऐसे कर सकते हैं सर, आप जो सजा दीजिए हमको दे दीजिए सर, मेरे बच्चे छोड़ दीजिए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी भीड़ एक साथ अचानक बेकाबू हो जाती है या फिर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसी ने इनको भड़काया? सवाल यह है कि अचानक इतनी भीड़ कैसे आ गई। तीसरा सवाल जो है वो दिल्ली की एक दुकान, शराब की दुकान से है कि आखिर ये जो लाइन लगी है जिसे आप देख रहे हैं ये नशे के लिए है। जैसे ही लॉकडाउन में कुछ ढील मिली, शराब के ठेकों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। दिल्ली के चंद्रनगर में बनी शराब की दुकान में इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। अगर समझ सकती अभी भी 20-25 दिन और रह जाती तो इतने माहौल ना बिगड़ते। अब कुछ व्यापारी संगठन ये कह रहे हैं कि उन्हें भी अपनी दुकानें खोलने की छूट मिलनी चाहिए। शराब की दुकानें देश के विभिन्न राज्यों में खुली हैं, तो फिर व्यापारियों की दुकानों को भी सरकार को, राज्य सरकारों को खोल देना चाहिए। सवाल ये है कि क्या महामारी पर शराब भारी है? बात अगर राजस्व की है तो क्या शराब की दुकानों को खोलने का कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता? चौथा सवाल कांदिवली मुंबई से। ये जो लाइन अब आप देखेंगे ये कोई शराब के लिए दुकान के बाहर खड़ी हुई लाइन नहीं है, ये डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्योंकि इन्हें बिहार, यूपी, अपने गांव की तरफ जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। सवाल इसी दृश्य में। मुंबई के कांदिवली इलाके में डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ये लाइन प्रवासी मजदूरों की है जो अपने घर जाना चाहते हैं। बिना सर्टिफिकेट ये आगे का सफर तय नहीं कर सकते, लेकिन आरोप है कि यहाँ भी इन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। 25 आदमी का एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है इनके ग्रुप के लिए। तो ये अगर एक आदमी ही करके जाएगा तो 24 आदमी तो जो है एकदम टेस्टिंग से छूते रह जाएंगे। गाँव में कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कि कलेक्टर ऑफिस तय करेगा, यहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन तय करेगा। पुलिस स्टेशनों में कहीं पर इंतजाम है, कहीं पर इंतजाम नहीं है। सर्टिफिकेट आज लिया, सफर 10 दिन बाद किया तो इसकी वैधता क्या रह जाएगी? सबसे बड़ा सवाल, एक शख्स घर के सभी लोगों का सर्टिफिकेट बगैर जांच बनवाकर क्या डॉक्टर और पूरी व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ा रहा? और पांचवा सवाल मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जो कि पूरा शहर जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्या लॉकडाउन में ढील देने का वक्त आया या अभी नहीं? पांचवा सवाल मेरठ से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के मेरठ शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मेरठ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत हुई है। हालात को बिगड़ता देख पूरे शहर को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया, यानी लॉकडाउन में मिलने वाली कोई भी छूट मेरठ में मान्य नहीं होगी। आगरा के बाद मेरठ में कोरोना के बढ़ते मामले यूपी सरकार के माथे पर पसीना ला रहे हैं। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान मेरठ में मामले क्यों बढ़े?
क्या योजना बनाने वाले लोग कोताही बरत रहे हैं या अभी लॉकडाउन खोलने का सही वक्त नहीं आया है? तो यही सीधे सवाल थे जो कि इस वक्त पूछे जा रहे हैं और हम सीधे बहस की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ ए.के. वाजपेयी साहब मौजूद हैं। वाजपेयी जी, ये दृश्य आपने देखे, बिल्कुल उम्मीद है कि पूरी बहस में ये सामने होंगे, बहस आगे बढ़ेगी। वाजपेयी जी, ये वो तमाम बेसिक सवाल हैं जो हर आदमी पूछ रहा है इस वक्त। जी वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं दानिश आ रहा हूं, पहले वाजपेयी जी को जवाब देने दो। मैं आ रहा हूं दानिश, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। दानिश एक एक करके। वाजपेयी जी, प्रतीक जी, ये समस्या किसी ने बुलाई नहीं है, ये प्रकृति की दी हुई समस्या है, आसमानी आफत है और इसमें समस्या मौत से आनी शुरू हुई है। और ये भी समस्या मजदूरों को, किसानों को, अमीरों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को, सबको समस्या है। देखिए, सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, आपको मानना पड़ेगा साहब, कोई से इस बात को मानिए और ये भी मानिए कि विपक्ष जो है ये राजनीति कर रहे हैं, हर चीज में गुमराह करना चाहते हैं, चाहे वो सेतु ऐप की बात है, चाहे वो रेलवे की बात है, चाहे वो कोरोना वायरस की बात है। सोनिया गांधी कह देती है कि बीजेपी जो है नफरत का वायरस फैला रही है। कोई मौका छोड़ रहे हैं क्या गरीबों के लिए? नहीं, मान लिया कोई मौका ये छोड़ रहे हैं क्या राजनीति करने का? मान लिया, सजेशन दीजिए। कल आसमान से आपने रोटियां बरसाई थी, मान लिया। बड़ा अफसोस होता है, मान लिया भाई, बड़ा अफसोस होता है, आप दानिश बहुत भाई अफसोस होता क्या है, करते हैं आप? बहुत अफसोस होता है। यकीन मानिए, मैं दानिश मैं आपको बताता हूँ आज, दानिश मैं आपको बताता हूँ। दानिश एक मिनट डिबेट में मैं रोकना चाहूंगा। दानिश, दिनेश, दानिश मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। एक मिनट दानिश, आई विल गिव यू चांस। मैं दूंगा पर दानिश एक मिनट रुकिए। नहीं दानिश एक मिनट रुकिए। मालूम है, जब ये आज पैकेज बनाए जा रहे थे, जो प्रोड्यूसर हैं जो इस पैकेज को बना रहे थे, राजेश, वो कहने लगे कि सर ये दृश्य देख के आपको क्या लगता है? आपको लगता नहीं कि किन हालातों में ये लोग गुजर रहे हैं, किन हालातों में हम सब हैं? तो ऐसे में क्या राजनीति करना वाजिब है? दानिश, कम से कम सुन तो सकते हैं, सुन के जवाब तो दे सकते हैं, प्रतीक जी, कम से कम हाथ तो उठा सकते हैं, कम से कम उस मजदूर को, वो जो ऋषिकेश में बैठी है ममता नेगी, जिसने मुझे अभी व्हाट्सएप किया, उसके पास पैसे नहीं है मकान मालिक को देने के लिए 5,000 रुपए, उसका हस्बैंड बाहर ठेला लगाता है। अब ये सवाल है, मैं चाहूंगा 1 बाय 1 आप लोग सवाल उठाएं, कहीं ना कहीं 100 सवालों के जवाब ना आए, कम से कम किसी एक का ही जवाब आ जाए, जनता मुतमईन हो जाएगी, खुश हो जाएगी। दानिश नाउ यू। प्रतीक जी एक चीज है, प्रतीक जी, डिबेट आपने जो शुरू किया था और मैंने शुरुआती वक्त में भी जो सवाल उठे थे, तो बड़ी शाजिया इल्मी बहन बड़ी चीख के कह रही थी कि योगी जी ने वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जयपुर के इस विजुअल ने बता दिया कि योगी जी क्या कर रहे हैं। और दूसरा एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपने जो 5वां सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र में एक डॉक्टर ने बेतरतीब ढंग से जो सर्टिफिकेट बांटना शुरू किया है, सरकार ने उन पर कार्रवाई कर दी है, उनसे पूछा गया है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। क्यों ठेले से कैसे निकल गए? कैसे शेयर करो? मैं आ रहा हूं, मैं राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। आप राजनीति करने से बाहर ही नहीं आएंगे। क्या यूपी, क्या राजस्थान? मैं बड़े सवाल उठाता हूं, छोटा सवाल। ऐसे सर सुनिए ना, मैंने आज ही संज्ञान लिया है, यूपी क्या? अरे आपने तो देखिए ना, जो मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। शाजिया बहन, आपकी गाड़ियां, योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, ठेले से जाना पड़ रहा है। शाजिया बहन, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, वो ठेले से जाना पड़ रहा है पूरे परिवार को लेकर, ठेले से जाना पड़ रहा है। यूपी के मजदूर थे, योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, मान लिया। मजदूरों को बुला लीजिए, मजदूरों को बुलवा लीजिए। सूरत की सड़कों पर मजदूर रो रहे हैं, सूरत की सड़कों पर मजदूर रो रहे हैं। दानिश जी, सूरत को मजदूरों ने बनाया है। दानिश जी, मुझे उम्मीद है दानिश, मुझे उम्मीद है आंसू पोंछने नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी शाइस्तगी के साथ बात कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कोई आंसू पोंछने नहीं जाएगा उनके, लेकिन शाइस्तगी से यहाँ से बात कर लेंगे। अखिलेश जी, मैं उम्मीद करता हूँ सवालों के जवाब आएंगे। जी प्रतीक जी, अभी प्लीज दानिश जी खामोश हो जाए जरा। दानिश जी जरा बोलने दें। दानिश जी मैं जरा बोल लूं। प्रतीक जी, अगर अभी यहाँ बताया गया कि केंद्र की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, अगर ये अच्छा है तो फिर इस अच्छे को हम प्रणाम करते हैं। अभी बताया गया कि ये बाहर से आया है, एकदम सही कहा, बाहर से आया है। बाहर से आया तो लाया कौन? जब राहुल गांधी बता रहे थे कि रोको बाहर से आने वालों को, जहाजों को रोको, उनकी चेकिंग करो, तब तो नमस्ते ट्रंप किया जा रहा था। 1.5 महीने बाद जाके
राहुल जी की सारी बातें मानोगे, लेकिन जब ठोकर खा के गिरते हो उम्मीद है कि तबलीगी जमात नहीं आएगी यहाँ पे। सुनिए, तबलीगी जमात नहीं आएगी, उम्मीद करता हूँ। आप लोग बिना आप लोगों के लाइन काम नहीं चलेगा ना। चलिए तीसरी बात, जो रेल का फेयर का है, एर्नाकुलम से ट्रेन चली है 2 दिन पहले, 5 ट्रेनें, 2 उड़ीसा के 3 बिहार की। खुद रेल मंत्रालय बताता है कि 32,40,000 रुपए उनसे जो है फेयर वसूला गया। मैंने पुनीत जी के मोबाइल पे भेजा है 2 टिकट, कल कटाया था लोगों ने सूरत से, जिसमें 57% टिकट का फेयर रेलवे खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हम 57% फेयर चार्ज कर रहे हैं। वो मैंने आपको दिया है। ये बोला जा रहा है चैनल पर। अखिलेश जी एक सवाल सीधा पूछिए आप चाहिए। अखिलेश जी एक सीधा सवाल पूछिए। अखिलेश जी एक सीधा सवाल पूछिए। झूठी बोलते रहे। सीधा सवाल अखिलेश जी पूछ रहे हैं, क्या मजदूर को पैसे देने पड़ेंगे जब वो ट्रेन में बैठेगा? अखिलेश जी का सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। अरे सुनिए देने पड़ेंगे, चाहे वो मुंबई से बैठे, नासिक से बैठे, जयपुर से बैठे, लखनऊ से बैठे, जवाब दीजिए। प्रतीक जी मजदूरों की फिक्र है। प्रतीक जी मैं बोलूं कि खामोश रहूं? बैठे लोग मुझे सवाल का बोलिए भाई, आप लोग बोलिए। अगर वो जताते हैं उनको मजदूरों की चिंता है, तो सवाल का जवाब मैं आखिरी बार दे दूं। पूरे की पूरी जिम्मेदारी के साथ एक भी पैसा किसी भी मजदूर को नहीं देना है। प्रतीक जी सुना, दिखा क्यों नहीं दे रहे टिकट? वो जो है प्रतीक जी, मैंने आपको टिकट भेजा, आप दिखा क्यों नहीं दे रहे? आप वो टिकट दिखा दीजिए ना। टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट दिखा दीजिए ना। उड़ा रही हूँ मैं आ रहा हूँ अखिलेश जी। इसको क्लैरिफाई मैं कर देता हूँ। नहीं है साजिया जी, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। शाजिया ठीक है, शाजिया आपका जवाब मिला कि कोई पैसा नहीं दे रहा। लेकिन अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश जी मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, अखिलेश जी मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि अगर कहीं पैसा दिया गया और अगर किसी ने पैसा दिया तो वो टिकट भी रहेंगे, वो सबूत भी रहेगा, ये डिबेट भी रहेगी, ये डिबेट भी रहेगी। अरे प्रतीक जी एक जी शाजिया, जी शाजिया ठीक है, शाजिया बोल रही है, शाजिया तो बोले और कौन बोल रहा है? वाजपेयी जी वो शाजिया तो बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? वाजपेयी जी एक सेकंड क्लैरिफाई कर देता हूँ। जी रेलवे से टिकट खरीदी जाएगी, लेकिन वो टिकट जो है वो मजदूर नहीं खरीदेगा, वो टिकट राज्य सरकारें खरीदेंगी। देखिए राज्य सरकार के पास तैयार होती है, अब धीरे धीरे उसके हिसाब से पलट रहे हैं। नहीं पलट रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे गलत कर रहे हो अखिलेश जी। अखिलेश जी हाथ जोड़ के निवेदन है, मत गुमराह करिए, मत गुमराह करिए, प्लीज मत गुमराह करिए। राज्य सरकारों को देना है 15%, 85% सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुकी है। रेलवे कोई किसी को इंडिविजुअल टिकट नहीं बेच रहा है। बोलिए नहीं माफ करिए, आप ठीक है, दानिश का सवाल है, दानिश बोलना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक चीज है, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। पीएम केयर फंड में अखिलेश जी, शाजिया, वाजपेयी जी, प्लीज पैसे की अखिलेश जी, शाजिया, वाजपेयी जी, दानिश किट में धांधली कर ले, जो पीएम केयर फंड की जांच न करावे, जो बिलो स्टैंडर्ड किट सप्लाई करवावे, जो हर तरह के घोटाले महामारी में कर दे, जो मजदूरों से पैसे वसूल दे, रेल मंत्रालय ने के लोग जारी किया ट्रेनों को गरीबों के खिलाफ मजाक उड़ा, गरीबों के खिलाफ मजाक उड़ा। शाजिया बहन 2 मई को जो नोटिफिकेशन रेल मंत्रालय ने जारी किया कि हम टिकट के पैसे वसूलेंगे, कांग्रेस नेता है। अखिलेश जी आप मान्यताएं बनाएंगे, आप मान्यताएं बनाएंगे। दानिश जी, रेल मंत्रालय मैं दानिश जी, अवधेश जी मैं माफी चाहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं आपसे कि आपका नंबर, आप कह रहे थे मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि डिबेट पे अच्छे से हो, सलीके से हो, इसलिए मैंने बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में सवाल भी रखे। उम्मीद करता हूं कल फिर से बातचीत होगी, कल आप शरीक हो जाइएगा। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि भैया जी कहीं में मैंने उन 5 सवालों को रखा जो आज के पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा सवाल हैं। कल मैं वो कोई 5 सवाल लेके आऊंगा जो आप रखना चाहते हैं। कोशिश ये है कि आपके सवाल मेरे तक पहुंचे, नंबर के जरिए, टेलीफोन के जरिए। हम चाहते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा संपर्क हमारे साथ बने। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।